नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने लास्ट में क्या देखा कि क्या पढ़ा कि ये बच्चन जी चाहते थे कि उनके माता पिता घर न बेचे। हाँ, फिर वो उनको अच्छा नहीं लगता था कि अभी इस अवस्था में वो कहाँ जाएंगे। अभी आगे क्या होता है वो आज पढ़ेंगे। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए। मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा, इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल दिया। क्या हुआ, एक दिन उन लेखक को अचानक से एक रास्ता दिखाई दिया बच्चन जी को कि उसके ऊपर चलकर वो अपनी चिंताएं समाप्त कर सकते थे, और ख़ास करके उनकी पत्नी श्यामा के लिए कोई चिंता छोड़ना वो नहीं चाहते थे। इसी संकल्प ने उन्हें वो बल दिया और रास्ता भी दिखाया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। वो जा गए डॉक्टर के पास और बिंदास बोल दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपका इलाज कर सकूं। ऐसे इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंह फट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी हमें प्रॉब्लम होता है तो मतलब कुछ लगा हुआ होता है, तो हमें जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, खास करके अगर कहीं पे लगा है तो हम बोलते हैं, देखो तो उनको दया भी नहीं आती है, वो ऐसे बिना हृदय के हैं, ऐसा हम बोलते हैं कि उनको डर भी नहीं लगता है हमें इतना दर्द होगा कि। तो डॉक्टर मुखर्जी भी वैसे ही थे। जैसे ही बच्चन जी ने उन्हें कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने ऐसे मुंह फट जवाब दे दिया, नहीं है तो जाओ मरो। ऐसा मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। बच्चन जी ने कहा कि जब ऐसी मुझे चुनौती मिलती थी तभी मुझे बल मिलता था। अगर उन्होंने प्यार से समझाया होता तो शायद बच्चन जी ये डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे उन्होंने ऐसे रुष्ट होकर बोला कि जाओ मरो, तो उसके लिए उनको चुनौती मिल गई। किसको? बच्चन जी को। हाँ, लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर शीर्ष बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना पड़ता था। लड़कपन यानी कि बचपन में क्या होता था, बचपन में उन्होंने एक सारवार उन्होंने सुनी थी कि ठंडे पानी के टब में बैठकर ये इलाज किया जाता था। लेकिन उसके लिए क्या होता था, जो एलोपैथी थी, हाँ, जो डॉक्टर के पास जो दवाई थी उसमें क्या होता था कि जो दर्दी था उसको दूध, घी, मक्खन, अंडा ये सब अधिक दिया जाता था। और जब ये ऐसा इलाज था, कुने के पानी के इलाज के लिए उनको चिकना मना था। मतलब ऐसे चिकना ऑयली चिकना यानी कि ऑयली खाना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना पड़ता था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मतलब उन्होंने जब वो छोटे थे ना, कौन? बच्चन जी, तो उनके पड़ोसी जो मुक्ता प्रसाद बाबू थे ना, उन्होंने ऐसे पानी से इलाज, मतलब उनको कभी कभी बात ऐसे की होगी कि अगर क्षय का रोग होता है तो ऐसे ठंडे पानी के टब में बैठकर शीट्स बाथ लेना होता है। उनको लगा, लेखक को लगा कि यही इलाज उनके लिए सही है, क्योंकि न तो पैसा खर्च होता, न तो कुछ दवा का खर्च होता। हाँ, और कामकाज भी धीरे धीरे चालू रखना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार शीर्ष बात आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। तदनुसार मतलब उनके अनुसार ही, कि उसमें जो जो मुक्ता प्रसाद जी ने पहले उनको बताया था तो उन्होंने उस हिसाब से खाना पीना भी रखा
और ये जो शीर्ष पाठ था वही आरंभ किया। स्कूल भी जाने लगा, केवल ट्यूशन और रात वाली ट्यूशन छोड़ दी उन्होंने। स्कूल भी जाने लगे और फिर रात को जो ट्यूशन कराते थे वो उन्होंने छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरफ से किताबों की बिक्री से मिल जाता था, मतलब जो ट्यूशन नहीं कराते थे तो उसके बदले जो रुपए थे वो किताबें बेचकर मिल जाती थी। स्कूल भी जाने लगा, केवल श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मतलब इस इलाज के लिए श्यामा ने भी उनका विरोध नहीं किया। मतलब श्यामा का एक नियम था कि जब भी जिस रास्ते पर बच्चन जी चलते थे उसी रास्ते पर चलने के लिए वो तैयार हो जाती थी। वही रास्ता उसके लिए स्वस्ति पंथा, मतलब जो पति का जो रास्ता है वही रास्ता उसके लिए ठीक है, ऐसा मानकर चलता था। और मेरे पीछे चली। मेरे स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर ठहरने दिया, पीछे फिरने न दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मतलब कि श्यामा ने उसको पूरा सपोर्ट किया। किसको? बच्चन जी को, ऐसे इलाज के लिए। उनके स्नान के लिए पानी करना वो सब, मतलब एकदम खड़ी ही रहती थी अपने पति के इलाज के लिए। मतलब यानी कि लेखक को ऐसा लगा कि श्यामा का सपोर्ट ऐसे लग रहा है जैसे राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मतलब तू रास्ता पकड़, फिर तू चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया हो, और तब कभी एक उंगली दुखने का भी शिकायत उसने नहीं की थी। मतलब लेखक का कहना था कि जब तक बच्चन जी का इलाज चल रहा था तब तक उनकी पत्नी ने खुद को इलाज को कील कर दिया था, यानी कि लॉक कर दिया था। कोई भी दर्द हो तो वो भूल जाती थी और अपना जो दर्द था वो छिपा लेती थी और सह लेती थी, चाहे छोटी उंगली भी क्यों न दुखे। लेकिन उसने कभी ऐसी शिकायत नहीं की कि मुझे भी ये तकलीफ है। वो दिन रात अपनी पति की सेवा में लगी रही और जैसे जैसे उनको पता चलता गया कि नहीं यही सही है, तो वो सोचती थी कि अगर इसके बीच में मैं मेरी तकलीफ उठाऊंगी तो मेरे पति की जो दवा चल रही है, मेरे पति का जो इलाज चल रहा है उसमें बाधा आ जाएगी। तो लेखक के लिए इस बीमारी में सबसे अधिक अगर सपोर्ट किया हो लेखक को तो वो थी उनकी पत्नी श्यामा, और वो भी उनके लेखक खुद भी उनके लिए ही अपना इलाज करवाना चाहते थे। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का इतना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं दिया था। हाँ, लेखक बच्चन जी क्या कहना चाहते थे कि उसकी जो हिम्मत थी, किसकी? उनकी पत्नी श्यामा की थी। जो उनकी निश्चिंतता थी, उनको खुद को इतनी हिम्मत मिली कि वो रोग से लड़ सके, उतना बल मिला बच्चन जी को। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे मैं क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। क्या कहा कि वो अपने पत्नी के इतने उपकारी थे, मतलब वो सोचते थे कि उसके जो ये परिस्थिति थी, उसने जो काम किया था, श्यामा ने जो अपना बलिदान दिया था, उसके लिए वो क्या नाम दे लेखक उसका, वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि उनको बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। किसको? श्यामा को। अपने पति की बीमारी दूर करने के लिए उनको बहुत बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। और वो क्या थी? तो अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो। जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। क्या हुआ कि श्यामा ने अपने पति की सेवा करते करते खुद का पूरा दुख भुला दिया था। तो धीरे धीरे बच्चन जी स्वस्थ होने लगे, लेखक स्वस्थ होने लगे, और श्यामा को जो उसको प्रॉब्लम था, उसको जो सामान्य बीमारी थी, उसने बड़ा स्वरूप ले लिया। और जब से लेखक स्वस्थ हुए
और उन्होंने सामान्य भोजन करना शुरू किया। वो दिन था 15 अप्रैल 1936 और उसी दिन श्यामा बीमार हुई और चारपाई पर गिरी और वो कभी फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? श्यामा ने खुद का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा था तो उनको भी बीमारी हुई और 216 दिन तक वो बेड रेस्ट पे ही थी। फिर 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? श्यामा की। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। क्या कहा कि उनके जो विवाहित जीवन था उसका अंतिम था, विवाहित जीवन मतलब उनकी अंतिम दिन थे श्यामा के। समझ लो कि 18 महीनों तक उन दोनों ने मौत के साथ संघर्ष किया। पहले बच्चन जी ने खुद ने किया था और फिर वो अच्छे हो गए तो उनकी पत्नी श्यामा ने किया। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतने अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता मुक्त नहीं हो सकती। लेखक ने कहा कि श्यामा ने जो मेरे लिए किया था वही मैंने किया, लेकिन वो जीत गई और मैं सिर्फ शुभकामना ही दे सका। जो श्यामा ने मेरे लिए किया, मुझे स्वस्थ करने के लिए मैंने भी बहुत कोशिश की कि उसको मैं इस बीमारी में से मुक्ति दिलाऊं, लेकिन लेखक के लिए ये पॉसिबल नहीं हुआ। उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। किसने? श्यामा ने भी। और लेखक ने भी सोचा कि जैसे जैसे श्यामा ने मेरे लिए संघर्ष किया है, मेरे लिए चिंता की है, वही मैं करूं। लेकिन समझ लो कि वो कमज़ोर थे, थोड़े कमज़ोर हो गए। और लेखक को एक ही अफसोस रहा कि लास्ट तक, जब तक श्यामा जीती रही, जिंदा थी, उनकी सांसें चल रही थी, तब तक वो शायद चिंता मुक्त न हो सकी। किस बात के लिए? कि लेखक स्वस्थ हुए कि नहीं रहे। यहाँ पे कि वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। जब तक उनकी सांसें चलती रही तब तक वो लेखक के बारे में सोचती रही। स्टूडेंट, यहाँ पे ये लेसन पूरा होता है। बहुत ही अच्छा लेसन था। एक पति पत्नी के जीवन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आशा रखती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अस्तु।